सबसे पहले हम लोग पैराजंबल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ऐसे सेक्शंस हैं जिसपे तकलीफ होती है ज़्यादा आपको, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। तो लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट। या तो बी ऑप्शन होगा, नहीं तो डी ए होगा, सी होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है बी, दो बार है ना, बी को पहला देखते हैं क्या क्या। अरविंद बम्बल डाउन द इंटरमिनेबल कॉरिडोर, सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वॉज बोर्न। इंटरमिनेबल जो खत्म ना हो रहा हो ऐसे कॉरिडोर में अरविंद बम्बल डाउन, जो भी है, वॉक करता हुआ बोलता हुआ जा रहा था। सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर, अचानक याद आया उसको अपनी बेटी का। इन द डेज, उन दिनों में, आफ्टर शी वॉज बोर्न, जब वो जन्मी थी उसके बाद। फिर क्या, ही वुड सिट एट द एज ऑफ अ मदर्स बेड, वो बैठती थी एट द एज ऑफ अ मदर्स बेड, अपने माँ के बेड के किनारे, एंड स्टेयर इनटू हर क्रिब, अपने पालने में झांकती रहती थी। सम डेज ही वुड इमेजिन, कभी कभी वो इमेजिन करता था, द वर्ल्ड थ्रू हर आइज, वो जो दुनिया है उसकी आँखों से। एंड ही वुड फील इन हिज हार्ट, और वो फील करता था अपने दिल में, हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वॉज, कितना लंबा होता था घंटा। एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रैगमेंट ऑफ लाइफ, एक हिस्सा, टू द फ्रैगमेंट ऑफ लाइफ, जीवन के एक फ्रैगमेंट, टुकड़े के प्रोपोर्शन के तौर पे, हिज डॉटर हैड सीन, जो उसकी बेटी ने देखा था। एन आवर वॉज अ वास्ट स्प्रॉलिंग स्पेस, एक घंटा एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैली हुई जगह होती थी, वो थी। तो डी के बाद ही सी होना चाहिए, ऑटोमेटिकली डी के बाद सी आना ज़रूरी है। सो डी के बाद सी आप देखें तो किसी भी में भी नहीं है, एक में ही है। सो बी ए डी सी इज़ करेक्ट। कि बी में अरविंद कॉरिडोर में, वो एक बहुत ही जो ख़त्म ना हो रहा बहुत लंबा सा कॉरिडोर, उसमें अचानक बेटी की याद आती है जब वो जन्मी थी उसके बाद का। फिर वो ही वुड सिट एट द एज ऑफ अ मदर्स बेड, वो अपने माँ के, वो अरविंद की बात हो रही है कि वो अपने माँ के बेड के किनारे बैठता था। एंड स्टेयर इनटू हर क्रिब, और अपनी बेटी के स्टेयर को, क्रिब को या पालने को देखता था। मैं उल्टा बता दिया, लड़की बच्ची नहीं देखती थी, ये देखता था उसके क्रिब को। फिर डी, कुछ दिन कभी कभी वो इमेजिन करता था दुनिया को थ्रू हर आइज, अपने बेटी की आंखों से या उसके दिमाग से, उसके लिए। एंड ही वुड फील इन हिज हार्ट, अपने हार्ट में वो फील करता था, हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वॉज, कितना लंबा होता था एक घंटा। कि एज ए प्रोपोर्शन टू द फ्रैगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन, जो उसकी बेटी ने देखी थी, उसके एक फ्रैगमेंट के प्रोपोर्शन के तौर पे एक घंटा एक्चुअली एक वास्ट स्प्रॉलिंग स्पेस हुआ था उसके लिए, मतलब अभी नया नया ही जन्मी थी। सो बी ए डी सी इज़ द राइट आंसर। अभी कम ही दिन हुआ था जन्मे, इसलिए एक घंटे का समय उसके जीवन के लिए एक बड़ा समय था। फॉर अ स्प्लिट सेकेंड, थोड़े समय के लिए। अच्छा, इसमें अगर ऑप्शंस देखें तो दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो बी बी से शुरू हो रहे हैं। एट फर्स्ट, पहले तो ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस, सब कुछ लग रहा था अभी भी आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द रेन, जो बारिश का साउंड था उसके अलावा सब घर से बाहर लग रहा था। फॉर अ स्प्लिट सेकेंड, थोड़े समय के लिए, क्षण मात्र के लिए, एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट, जब वो अजनबी प्रकाश में गया, हिज फरी हेड वॉज क्लियरली विजिबल, उसका फरी हेड, खूब बालों वाला जो हेड था वो क्लियरली विजिबल था। रिकग्नाइजिंग हिम, पहचानते हुए उसको, जो स्टूड पेट्रीफाइड, जो खड़ा रहा बहुत ही डरा हुआ। स्टेयरिंग एट द मैन, देखते उस आदमी को, वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, जो लंबा कोट पहना था, वेट फ्रॉम रेन, जो भीग गया था बारिश से। बट देन फिर फुटस्टेप्स अप्रोच्ड द हाउस, फुटस्टेप्स पास आया घर के, एंड अ स्ट्रेंजर इमर्ज्ड, और एक अजनबी सा आदमी बाहर आया, आउट ऑफ द डार्कनेस, उस अंधेरे से। सबसे पहले बी ही होगा, कि पहले तो सब कुछ लग रहा था बाहर हो रहा है घर के, एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द रेन, शिवाय बारिश का जो आवाज़ था उसके अलावा। लेकिन तभी फुटस्टेप्स अप्रोच द हाउस, चलने की आवाज़ पास आई घर के, एंड अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी सा आदमी, इमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे से बाहर आया। सो बी इज़ बीइंग फॉलोड बाय डी। बी डी देखते हैं ये है क्या। फिर ए देखते हैं, फॉर अ स्प्लिट सेकेंड, थोड़े समय के लिए, तो एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट, वो लाइट में आया, हिज फरी हेड वॉज क्लियरली विजिबल, ठीक से दिख रहा था। सी, फिर रिकग्नाइजिंग, उसको पहचान करके, जो है खड़ा रहा डरा हुआ। स्टेयरिंग एट द मैन,
देखते उस आदमी को वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, जो लंबा कोट पहना हुआ था, वेट फ्रॉम रेन, जो भीग गया था बारिश से. सो BDAC, दैट्स करेक्ट. An environmental group performed a necropsy on the animal. पहले अगर ऑप्शंस देखें तो दो ऑप्शन है जो बी से शुरू हो रहे हैं. तो जरा बी को देखते हैं, क्या पहला सेंटेंस हो सकता है क्या? अ 4.7 मीटर लॉन्ग वेल, 4.7 मीटर लंबी एक वेल मर गई, डायड ऑन सैटरडे, शनिवार को, इन द फिलीपींस में, वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर, जहाँ इट वाज स्ट्रैंडेड, ये पानी से बाहर पाई गई, फंसी हुई, अ डे अर्लियर, एक दिन पहले. अच्छा, एक दिन पहले वो पानी से बाहर आ गई थी, फंस गई थी और फिर मर भी गई. फिर बी के बाद देखते हैं, दोनों में तो यही ऑप्शन आ रहा है. एक एनवायरमेंटल ग्रुप ने परफॉर्म किया नेक्रोप्सी मतलब मरने के बाद पोस्टमार्टम जो होता है उसको नेक्रोप्सी बोलते हैं. उसने उसको परफॉर्म किया ऑन द एनिमल, उस एनिमल पे, एंड फाउंड अबाउट 40 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक, लगभग 40 ग्राम प्लास्टिक पाया, इंक्लूडिंग ग्रॉसरी बैग्स, उसमें ग्रॉसरी बैग्स भी शामिल थे और राइस सैक्स, चावल के बोरे भी शामिल थे. सो BA. उसके बाद इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ही घृणास्पद और हार्ट ब्रेकिंग है, दिल तोड़ने वाला है, इसे उन्होंने कहा. वी हैव डन नेक्रोप्सीज ऑन 61 डॉल्फिन्स, हमने 61 डॉल्फिन्स एंड वेल्स पे किया नेक्रोप्सी इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट्स, सबसे बड़े अमाउंट्स में से एक है, ऑफ प्लास्टिक वी हैव सीन, जो हमने देखी है. द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, ये जानवर मर गई भूख से, एंड वॉज अनेबल टू ईट, या असमर्थ थी खाने में, बिकॉज ऑफ द ट्रैश, क्योंकि वो जो ट्रैश था, कचड़ा, फिलिंग इट्स स्टमक, जो उसके पेट में भरा हुआ था. सेड डैरिल ब्लैचली, इसने कहा, जो डायरेक्टर है ऑफ डी बोन कलेक्टर म्यूजियम इंक का. फिर यही ये बोलेगा ना कि लिखा है ना कि ही सेड, उसने कहा, तो कौन बोलेगा? पहले डी आएगा, ये आदमी डैरिल ब्लैचली, तभी तो बोलेगा, तो डी के बाद सी होना चाहिए. तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, BADC. Now look at the options. We find there are two options starting with D. D देख क्या देखते हैं? As job longevity becomes a phenomenon of the past. जबकि या इस समय, जबकि जॉब लॉन्जेविटी, जॉब में लंबे समय तक टिके रहना, becomes a phenomenon, बन रहा है एक ऐसी चीज़, phenomenon चीज़, of the past, जो पीछे की चीज़ है, अब आजकल ख़त्म हो रहा है. There is a change in attitude, परिवर्तन है एटीट्यूड या नज़रिए में, in the modern generation, आज की पीढ़ी में, towards employment, रोजगार के प्रति उनके नज़रिए में एक चेंज है. डी के बाद बी या सी हो सकता है, ऐसा लिख रहा है इसमें ऑप्शंस के अंदर. द रिसर्च रिपोर्ट स्टेटेड, जो रिसर्च का रिपोर्ट है उसने कहा, दैट यंग पीपल टुडे, आज जो यंग पीपल हैं, आर टेम्प्टेड, उनमें टेम्पटेशन है, लालच है, टू स्विच जॉब स्विच करने का क्विकली, जल्दी. दिस फिनोमिनन वॉज नोटेड इन अ रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट. डी के बाद बी ही आना चाहिए, क्योंकि पहले इसमें एक फिनोमिनन की बात हो रही है, फिर डी के बाद बी में उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर रहा है. ये जो फिनोमिनन या चीज़ है वो नोटेड, इस बात का उल्लेख किया गया इन रिसेंट रिसर्च पेपर, इन रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट, एक रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया, विच फाउंड दैट, जिसने पाया कि, ये जो रिसर्च रिपोर्ट है उसने पाया कि द मीडियन टेन्योर फॉर एम्प्लॉयज़, जो एक मध्यम कार्यकाल है एम्प्लॉयज़ का, बिलो द एज ऑफ 30, जो 30 साल से कम के, जस्ट 2 ईयर्स, केवल 2 साल का है, कि औसतन 2 साल ही टिकते हैं किसी जॉब में लोग, जो 30 साल से कम के एम्प्लॉयज़ हैं. तो जाहिर सी बात है कि डी के बाद बी ही आना चाहिए, और डी के बाद बी अगर ले लेते हैं, फिर आप देखिए डी के बाद सी ये कह रहा है, चाहिए मैच करते हैं. जो रिसर्च रिपोर्ट ने कहा कि यंग पीपल टुडे टेम्प्टेड हैं, स्विच जॉब्स करते हैं क्विकली. फिर ए में आते हैं, गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए, व्हेन यू स्टेड विद वन फर्म, जब आप टिकते थे एक कंपनी में, फॉर योर एंटायर करियर, अपने पूरे करियर के लिए, एंड मेड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, जीवन भर के लिए दोस्त बनाते थे इन दी ऑफिस में. तो देखिए इतना तो ठीक लग रहा है कि DBC होगा, इतना तो सही है, लेकिन ए पहले भी आ सकता है और ए बाद में भी आ सकता है, और ए बाद में ही है. सो कोई ऑप्शन ही नहीं है जो ए से शुरू हो रहा है. सो DBC इज द राइट ऑप्शन. नाउ वी हैव गॉट अ क्लोज टेस्ट टू डू. स्क्रीन टाइम इज एन इनस्केपेबल रियलिटी ऑफ मॉडर्न चाइल्डहुड. आज जो बचपना है लोगों का, बचपन है आज का, उसमें स्क्रीन टाइम मतलब टीवी या फ़ोन के स्क्रीन को देखना, इज़ एन इनस्केपेबल रियलिटी, एक ऐसा रियलिटी या वास्तविकता है जो इनस्केपेबल है, बचना संभव नहीं है. टीवी और फ़ोन तो देखते ही हैं बच्चे. आज की मॉडर्न चाइल्डहुड का ये इनस्केपेबल रियलिटी
ऐसा सच है जिससे बचा नहीं जा सकता। विद किड्स ऑफ एवरी एज, इस बात के साथ कि जो बच्चे हैं ऑफ एवरी एज, हर एज के, डैश आवर्स स्पेंड बिताते हैं, आवर्स घंटों अपॉन आवर्स, आवर्स अपॉन आवर्स इन फ्रंट ऑफ आईपैड्स, आईपैड्स के सामने, स्मार्टफोन्स के सामने, टेलीविजन के सामने। स्पेंड, मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ स्पेंड होना चाहिए, कुछ और भी हो सकता है। स्पेंडिंग। कंप्लाई विथ समथिंग मतलब किसी, कंप्लाई विथ का मतलब अनुपालन करना किसी चीज़ का। अर्निंग कमाना, चीट धोखा देना, स्पेंड बिताना। तो विथ इस बात के साथ कि किड्स ऑफ एवरी एज, हर एज के जो बच्चे हैं स्पेंडिंग बिता रहे हैं आवर्स अपॉन आवर्स, घंटों घंटों इन फ्रंट ऑफ आईपैड्स, स्मार्टफोन्स एंड टेलीविजन्स के सामने। दैट इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, ये नहीं है हमेशा एक बुरी ही चीज़। एजुकेशनल ऐप्स एंड टीवी शोज़, एजुकेशनल ऐप्स हैं जिससे पढ़ाई होती है, एंड टीवी शोज़ हैं। डैश ग्रेट वेज फॉर चिल्ड्रेन टू शार्पन देयर डेवलपिंग ब्रेन्स। आर, ये होते हैं ग्रेट वेज, ये प्रोवाइड करते हैं ग्रेट वेज, बहुत अच्छे तरीके देते हैं बच्चों के लिए कि वो शार्पेन करे, तेज करे अपने डेवलपिंग ब्रेन्स को। क्या है ऑप्शन देखते हैं। आर, इज, वर, हैव बीन। दैट्स नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। एजुकेशनल ऐप्स और टीवी शोज आर हैं ग्रेट वेज, ये बहुत अच्छे तरीके हैं बच्चों के लिए कि वो शार्पेन करें, तेज करें अपने डेवलपिंग ब्रेन्स को। एंड डैश देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड इन्हांस करें, शार्पेन करें, ब्रश करें, इम्प्रूव करें, सुधारें। बर्निश क्या होता है, लकड़ी में बर्निश करने से चमकता है, वो एक पेंट होता है ट्रांसपेरेंट टाइप का चढ़ता है। डल मतलब भोंदू, या डल मतलब धार खत्म करना, धार विहीन। फ्रेशन अप, फ्रेशन अप मतलब तरोताज़ा करना। और ये तो जो एजुकेशनल ऐप्स और टीवी शोज़ हैं दे आर ग्रेट वेज, बहुत अच्छे तरीके हैं बच्चों के लिए कि वो शार्पेन करें अपने डेवलपिंग ब्रेन्स को एंड इम्प्रूव करें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। नॉट टू मेंशन, और ये तो बोलना ही नहीं, द ब्रेक, नॉट टू मेंशन द ब्रेक दिस डैश प्रोवाइड। और इस बात का तो जिक्र नहीं करना कि जिस तरह का ब्रेक या एंटरटेनमेंट एक दिस डैश प्रोवाइड, these things provide, these gadgets, gadgets मतलब उपकरण होता है, these gadgets provide। वेशल्स होते हैं बड़े बड़े शिप्स, जहाज पानी के, और यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं, प्रोडक्ट्स उत्पाद होते हैं। और जब हम आईफोन्स और स्मार्टफोन्स वगैरह की बात करें, दे आर गैजेट्स। नॉट टू मेंशन, और तो ये मेंशन ही नहीं करना है कि जिस तरह का ब्रेक या एंटरटेनमेंट, एक ब्रेक मतलब एंटरटेनमेंट या मनोरंजन भी होता है, रिलैक्सेशन का टाइम भी होता है। दीज गैजेट्स प्रोवाइड, जो ये प्रोवाइड करते हैं टू हैरिड पेरेंट्स, जो बहुत ही परेशान पेरेंट्स होते हैं उनको। पेरेंट्स को क्या है, स्क्रीन के सामने बिठा दिया, बच्चा रोएगा नहीं, चुपचाप खा लेगा। तो हैरिड पेरेंट्स के लिए एक ब्रेक प्रदान करता है ये सब चीज़। बट ट्रेड केयरफुली, लेकिन आगे बढ़िए, चलिए सावधानी से। अ नंबर ऑफ ट्रबलिंग स्टडीज़, कई सारे ट्रबलिंग स्टडीज़, समस्या पैदा करने वाले स्टडीज़, अध्ययन। कनेक्ट, वो कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। डिलेड कॉग्निटिव डैश, जो एक देरी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है इन किड्स। देखते हैं क्या कह रहा है। इंक्रीमेंट मतलब उत्तरोत्तर बढ़ोतरी, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ोतरी। इम्प्रूवमेंट सुधार। प्रोग्रेस प्रगति, चेंज परिवर्तन, प्रोग्रेस होना चाहिए प्रगति, कॉग्निटिव प्रोग्रेस। कई सारे ट्रबलिंग स्टडीज़ कनेक्ट करते हैं डिलेड कॉग्निटिव प्रोग्रेस, बहुत देरी से सोचने समझने, दिमाग की जो क्षमता है उसका प्रोग्रेस हो रहा है इन किड्स बच्चों में। विद एक्सटेंडेड एक्सपोजर, इसको जोड़ा जा रहा है कि इनका बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर रह रहा है टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ लंबा एक्सटेंडेड एक्सपोजर रहेगा तो उनका कॉग्निटिव प्रोसेस डिलेड हो जाएगा, बहुत दिमाग तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जल्दी। So we have got another close test to solve. Let's do it now. An Italian mayor, एक इटालियन मेयर, इटालियन शहर का मेयर जो होता है, शहरों में मेयर होते हैं ना, तो एन इटालियन मेयर हैज़ बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, वो स्ट्रीट्स को क्लीन कर रहे हैं, सड़कों को क्लीन कर रहे हैं, अलॉन्ग विद हिज काउंसिलर्स, अपने और बाकी पार्षदों के साथ। आफ्टर देयर टाउन, इसके बाद जबकि उनका टाउन डैश विथ नो मैनुअल वर्कर्स, जब उनका टाउन वॉज लेफ्ट, उस टाउन को छोड़ दिया गया
विद नो मैनुअल लेबर, कोई मैनुअल लेबर बचा ही नहीं, मैनुअल वर्कर्स थे ही नहीं। इट इज़ रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया गया है, खबर बताया गया है कि कोई मैनुअल वर्कर उनके शहर में नहीं रहा, तो भाई मेयर साहब अपने पार्षदों के साथ सड़कों की सफाई कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। इनफैक्ट वास्तव में ये दैट्स ग्रेट इसमें नहीं लिखा है, मैं अपने से पढ़ रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में दैट वाज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च। पियाजा एक जगह होता है, ओपन स्पेस होता है, चर्च के सामने खुला बड़ा सा एस्प्लैनेड, पियाजा, ये सब जगह होते हैं, खुले खुले जगह होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में डैश वॉज स्वीपिंग द पियाजा, मेयर को तो नहीं बोलेगा, सॉरी, ही इट दे शी। भाई ये तो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, कैसे पता चलेगा? देखते हैं। एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलॉन्ग विद हिज काउंसलर्स, अपने पार्षदों के साथ। पता चल गया ये पुरुष आदमी है, तो ही हो जाएगा। हाँ, इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज स्वीपिंग द पियाजा, उस पियाजा को साफ कर रहा था इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च, इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च, स्थानीय चर्च के सामने जो पियाजा है, खाली जगह है, वहाँ पे वो साफ कर रहा था। इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे, किस लिए की तैयारी हो रही थी? मार्केट डे के लिए, बाजार लगने वाला था। डैश द डेप्यूटी मेयर्स फादर एंड अ टाउन काउंसलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर होज, एलोंग विथ, के साथ, किसके साथ? एलोंग साइड, एलोंग साइड मतलब के साथ। वो जो मेयर था ना, वो स्वीप कर रहा था पियाजा, जो ओपन स्पेस था, उसको इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च, स्थानीय चर्च के सामने का खाली स्थान साफ कर रहा था। इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे, मार्केट डे की तैयारी के लिए। अलॉन्ग साइड द डेप्यूटी मेयर्स फादर, साथ में डेप्यूटी मेयर के पिता थे, एंड टाउन काउंसलर थे, शहर के पार्षद थे। आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर होज, उनके हाथ में हाई प्रेशर वाला होज था। द टाउन जरफालूज लास्ट डैश, द टाउन जरफालूज लास्ट वर्कर, मैनुअल वर्कर, रिटायर्ड, कोई तो वर्कर है, लास्ट, कहाँ चले गए, मैं आगे जाना था। काउंसलर मतलब पार्षद, मेंबर, सदस्य, वर्कर, कामगार, यही। ये जो शहर है जरफालू का जो लास्ट वर्कर है, अंतिम कार्य करने वाला कर्मचारी, रिटायर्ड 6 months अगो, 6 महीने पहले रिटायर हो गया। एंड नोबडी हैज़ बीन हायर्ड, किसी को नौकरी पर नहीं रखा गया सिंस देन, तब से। वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी आर ब्लॉक्ड बाय ब्यूरोक्रेसी, हम लोग ब्यूरोक्रेसी द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी कुछ एक्शन ही नहीं ले रही है। दी मेयर सेज, जो मेयर है वो कह रहा है बेचारा। फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड, फॉर्मली मतलब क्या होता है? आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली। तो इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड, भारत आगे बढ़ रहा है आधिकारिक रूप से। टू डैश 21 MiG 29 and 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया। अच्छा, इंडिया आगे बढ़ रहा है औपचारिक रूप से टू प्रोक्योर, खरीदने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए 21 MiG 29, 21 MiG 29 प्लेन्स और 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट्स को फ्रॉम रशिया से खरीदेगा। अलॉन्ग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स, साथ में जो अभी उनका एग्जिस्टिंग फ्लीट्स हैं, हमारे पास जो बेड़े हैं उनका अपग्रेडेशन होगा। अचीव मतलब प्राप्त करना, एडवांस मतलब आगे बढ़ना या बढ़ाना, एकॉम्प्लिश मतलब कोई कार्य पूरा करना, प्राप्त करना, प्रोक्योर मतलब बाई, खरीदना, एकॉम्प्लिश मतलब कंप्लीट, अचीव। द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, इंटरव्यूअर ने पूछा गौतम से, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हाट योर डैश इन लाइफ आर, व्हाट योर एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस हो जाएगा। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प होता है, या डिटर्मिनेशन मतलब उसकी संकल्प शक्ति होती है किसी के अंदर की। फ्रिवॉलिटी मतलब होता है किसी की ओछी हरकतें। ट्रिवियलिटी मतलब तुच्छ बातें, है ना। एस्पिरेशन मतलब आकांक्षाएं, किसी से आकांक्षा पूछेंगे ना कि तुच्छ बातें पूछेंगे। जो इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा, कैन यू टेल मी, क्या मुझे आप बता सकते हैं, व्हाट योर एस्पिरेशंस इन लाइफ आर, जीवन में आपकी क्या आकांक्षाएं हैं। यू नीड नॉट डैश सो मच फस, मेक अ फस, आपने पढ़ा होगा मेक अ फस, एक
कोलोकेशन होता है। मेक अ फस मतलब बतंगड़ करना, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को बिना मतलब कि उस पर बात आगे बढ़ाना। यू नीड नॉट मेक अ फस या मेक सो मच फस, आपको ज़रूरत नहीं इतना हो हल्ला करने का। अबाउट वेयरिंग अ मास्क, मास्क पहनने के बारे में। व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाते हैं तो अरे क्यों इतना करते हो, जब कह रहे हैं मास्क पहन लो तो पहन लो, क्या इस पे बहुत बात को बड़ा कर रहे हो। सो यू नीड नॉट मेक so much fuss about wearing a mask when you go out. Dash yourself with a new perfume. देखिए भाई, नया परफ्यूम है, पैम्पर करोगे ना। पैम्पर मतलब जानते हो क्या होता है, किसी को सुख सुविधा अच्छा ऐसो आराम देना है ना, पैम्पर करना होता है। प्रॉस्पर मतलब होता है सुखी होना, संपन्न होना, समृद्ध होना, समृद्ध होना। प्योरीफाई मतलब पवित्र करना, पवित्र करना। पैम्पर मतलब सुख सुविधा देना अपने को, अच्छी चीज। परकोलेट मतलब होता है छन छन के पहुंचना, रिसना कह सकते हैं, रिसना। तो पैम्पर योरसेल्फ, अपने आप को पैम्पर करिए विद न्यू परफ्यूम, नए परफ्यूम से। ये लीजिए अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम, मजा करिए। इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक इशू टू बी टैकल्ड, इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग, इसके अतिरिक्त की समझना, दी स्पेसिफिक इशू, वो विशेष मुद्दा, टू बी टैकल, जिन्हें टैकल किया जाना है। इसके अलावा द सब कमिटी एग्जामिन, सब कमिटी ने एग्जामिन करा, परीक्षण किया, द लार्जर डैश ऑन द प्रॉब्लम, द लार्जर पर्सपेक्टिव। प्रोपोर्शन पता है ना, हिस्सा, अनुपात, किसी चीज़ का टुकड़ा। परसेप्शन मतलब होता है धारणा, लोगों का कैसा धारणा है, पब्लिक परसेप्शन कैसा है सरकार के प्रति। प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रो मतलब फॉरवर्ड, आगे। प्रोस्पेक्टिव मतलब संभावित, जो आगे चलकर बने। पर्सपेक्टिव मतलब होता है नजरिया। तो इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक इशू, इसके अतिरिक्त की समझने के कि क्या स्पेसिफिक इशू है टू बी टैकल, जिसे संभाला जाना है, सब कमिटी ने ये भी एग्जामिन किया द लार्जर पर्सपेक्टिव, तो व्यापक नज़रिया क्या है ऑन द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को लेकर, उसका भी एग्जामिनेशन किया उसने। टू बी इंटरेस्टेड इन द चेंजिंग सीजन इज अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड देन टू बी होपलेसली इन लव विद स्प्रिंग। टू बी इंटरेस्टिंग, टू बी इंटरेस्टेड, फाइंड द एरर, एरर ढूंढना है। टू बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होना। इन द चेंजिंग सीजन्स, बढ़ते जो बदलते हुए सीजन है उसमें इंटरेस्ट रखना, मज़ा लेना। इज़ अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, ये एक सुखद अवस्था होती है दिमाग की। दैन टू बी होपलेसली इन लव विद स्प्रिंग। अब देखिए, जब कंपैरिजन कर रहे हैं, दैन आप लिख रहे हैं, तब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होना चाहिए कि चेंजिंग सीजन्स में इंटरेस्ट रखना, इंटरेस्टेड होना, इज़ अ हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड, वो ज़्यादा खुशहाल स्टेट ऑफ माइंड है दैन, बजाय इसके कि टू बी होपलेसली इन लव विद स्प्रिंग, की पूरी तरह से, होपलेसली मतलब पूरी तरह से स्प्रिंग से प्रेम करें कि स्प्रिंग ही हमें अच्छा लगता है। उससे बेहतर है या उससे ज़्यादा हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड है कि बदलते हुए सीजन में आप इंटरेस्टेड रहें, अलग अलग सीजन्स का मजा लें। तो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड नहीं, हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। दो पेपर हैज़ बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट, यद्यपि जो पेपर या कागज़ है, हैज़ बीन रहा है द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट, यही मुख्य या हावी माध्यम रहा है प्रिंट के लिए, ज़्यादातर प्रिंट कागज़ पे ही होता है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन की संसद है, हैड मैनेज्ड, वो सफल रही थी, वेलियंटली, बड़ी ही बहादुरी एक पूर्वक या एक बहादुरी की बात है कि वो सफल रही थी, टू होल्ड बैक द पेपर टाइड, कि उसने रोके रखा ये जो पेपर टाइड है, कागज़ की जो बाढ़ है, फॉर हाफ अ मिलेनियम, हाफ अ मिलेनियम मतलब 1 मिलियनियम मतलब 1000 ईयर्स होता है, 500 साल तक वो ये जो पेपर टाइड है उसको रोके रखा है। यानी ब्रिटेन की का कानून लिखा ही नहीं था, अलिखित कानून था, अनरिटन लॉज थे, तो वहाँ पेपर पर कोई संविधान कानून लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसी संदर्भ में ये सेंटेंस कहा जा रहा है कि जो पेपर हैज़ बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट, ये प्रिंट के लिए डोमिनेंट मीडियम भले ही रहा हो, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज, वो सफल रही थी, वेलियंटली, बहुत ही बहादुरी की बात है वो कि सफल रही थी होल्ड बैक करने में, रोक पाने में अपने इस पेपर टाइड को, कागजों का जो बाढ़ है,
फॉर ओवर हाफ अ मिलेनियम, 500 साल से ज़्यादा तक इस बाढ़, कागज़ की बाढ़ या बढ़ोतरी को रोकने में सफल हो रही थी। अब तो क्या है, सब काम कागज़ पे हो रहा है, तो कागज़ों की बाढ़ है, अंबार लगा हुआ है। अब क्या कहना है भाई? द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड वेलियंटली। अब देखिए ये वेलियंटली जो है ना, आपको बताएं एडवर्बियल ऑफ मैनर है। मैं आपको जब एडवर्बियल पढ़ाता हूँ इंग्लिश में 5 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। क्या बताता हूँ? एडवर्बियल के मल्टीपल प्लेसमेंट पॉसिबल है, फ्रंटिंग, मिड पोजीशन, एंड पोजीशन। तो जब हम पोजीशंस बात करते हैं एडवर्बियल के, तो एडवर्बियल ऑफ मैनर जो होता है, स्पेशली जो एल वाई से ख़त्म होता है, उसको हम मिड पोजीशन में लिखते हैं। अब इसको मिड पोजीशन में लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैनेज के बाद तुरंत इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इस वेलियंटली को कहाँ लिखा जाना चाहिए था? इसको लिखा जाना चाहिए था यहाँ। हैड वेलियंटली मैनेज्ड, वो बहादुरी पूर्वक सफल रहे थे होल्ड बैक करने में द पेपर टाइड को फॉर ओवर हाफ अ मिलेनियम, लगभग 1 मिलेनियम से ज़्यादा, आधा मिलेनियम से ज़्यादा तक के लिए। तो यहीं पे गड़बड़ा गया मामला। कहाँ गया? To hold back the paper tide, though paper has been, Parliament had managed the dominant medium for print. मुझे लगता है कि अभी भी अनरिटन लॉज ही हैं ब्रिटेन में। तो अगर अभी भी अनरिटन लॉज हैं तो हैड मैनेज्ड सफल रहे थे, नहीं सफल रहे हैं, यहाँ हैज़ होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, अगर अभी भी अनरिटन लॉ है तो यहाँ हैज़ होना चाहिए कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ मैनेज्ड, वो सफल रहा है वेलियंटली टू होल्ड बैक द पेपर टाइड को रोकने में। और मुझे लगता है अभी भी अलिखित कानून नहीं है, बिकॉज कभी कभी पढ़ने को मिलता है ना ये, तो यहाँ हैज़ होना चाहिए। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है, मतलब अगर नहीं मालूम हो तो, है ना, तब तो वहाँ हैड भी संभव है पॉसिबली। और ज़्यादा बेहतर हटा ही दिया उस चीज़ को। वेलियंटली को कहाँ होना चाहिए? मिड पोजीशन में होना चाहिए। मिड पोजीशन कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के ठीक पहले। सो दैट्स नॉट गिवन इन दी ऑप्शंस। तो जो ऑप्शन दे रहा है उसमें कह रहा है इसमें ढूंढो कहाँ है, क्या गलती हो सकता है। तो यही हो सकता है कि आज भी अलिखित कानून है अगर, तो हैड मैनेज की जगह हैज़ मैनेज्ड होना चाहिए। इन द आइडियल 21st सेंचुरी क्लासरूम, एक जो आइडियल आदर्श रूप में जो 21वीं शताब्दी का क्लासरूम में, आज का जो क्लासरूम में, चिल्ड्रेन आर एक्चुअली एक्साइटेड, बच्चे जो है वास्तव में एक्साइटेड होते हैं अबाउट गोइंग टू स्कूल जाने के बारे में। एंड देयर इज़ लिटिल और नो डिसिप्लिन, या ना के बराबर डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स है, कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज़ ईगर टू लर्न, क्योंकि हर आदमी ईगर है, उत्सुक है सीखने को। तो इन द आइडियल 21st सेंचुरी क्लासरूम, children are actually excited about going to school and there is little or no problem, no discipline problems, no disciplinary problems, because everyone is eager to learn. No discipline problems की जगह होना चाहिए था कि no problems regarding discipline, है ना, नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स नहीं, नो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स या नो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज ईगर टू लर्न, क्योंकि हर आदमी सीखने को उत्सुक है। फिर इसको हटा दिया है, क्या बेवकूफ़ बना रहा है, जो असली दिक्कत है उसको दे ही नहीं रहा है। Excited about going to school and there is little or no problems regarding discipline because everyone is eager to learn, क्योंकि हर आदमी ईगर होता है लर्न। हालांकि द कहना चाहता है पर ये इसको सोच रहा है कि ए कह देंगे, पर मैं समझ रहा हूँ इसको कितनी इंग्लिश आती है, ये सोच रहा है ए लगाएंगे, बट दैट्स नॉट करेक्ट।
ए के साथ साथ बी भी करेक्ट है ना। इन एन आइडियल भी हो सकता है, इन द आइडियल भी हो सकता है। तो अगर ये सोच रहा है तो यहाँ तो कोई गलत नहीं है। इन द आइडियल 21st सेंचुरी क्लासरूम चिल्ड्रेन आर एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बारे में एक्साइटेड है। एंड देयर इज लिटिल और नो, यही गलत गड़बड़ है, इसको बेहतर करा जा सकता है। एंड देयर इज नो लिटिल और नो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डिसिप्लिन बिकॉज एवरीवन इज ईगर टू लर्न। ये सब गलत है ना, ये सब सेंटेंस ही सही है। अगर कहीं सही करना है तो यहाँ कर सकते हो। नो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डिसिप्लिन। पैसेज Greek religious traditions encompassed a large pantheon of gods। जो ग्रीक रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, ग्रीस एक देश है, वहाँ का जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है, धार्मिक जो परंपराएं हैं, रीतियाँ हैं, इनकम्पास्ड, वो अपने में समाये रखती थी, उनमें समाया होता था। क्या होता था? लार्ज पैंथियन। पैंथियन क्या होता है पता है? बहुत सारे, दुनिया के सारे देवी देवता जो हैं उनके समूह को पैंथियन बोलते हैं। तो जो ग्रीक रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं इनकम्पास्ड, वो शामिल करते थे लार्ज पैंथियन ऑफ गॉड्स, बहुत सारे देवता उसमें होते थे। कॉम्प्लेक्स मिथोलॉजीज, बहुत ही जटिलतापूर्ण मिथोलॉजीज, दंत कथाएं, रिचुअल्स होते थे, कल्ट प्रैक्टिसेस होते थे। कल्ट प्रैक्टिसेस मतलब संप्रदाय, इसको फॉलो करने वाला, उसको फॉलो करने वाला। ग्रीस वॉज अ पॉलीथेइस्टिक सोसाइटी। पॉलीथेइस्टिक मतलब कई देवताओं में विश्वास करने वाला एक समाज था ग्रीस। एंड लुक टू इट्स गॉड्स एंड मिथोलॉजी, और वो देखता था अपने देवताओं और मिथोलॉजी की तरफ टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने के लिए, नेचुरल मिस्ट्रीज, जो भी प्रकृति के रहस्य थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए मिथोलॉजी या देवताओं की तरफ देखता था। एज वेल एज करंट इवेंट्स, साथ ही जो करंट इवेंट्स होते थे उसके लिए वो आंसर उसका ढूंढता था मिथोलॉजी में, देवताओं में। रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज, जो धार्मिक त्यौहार समारोह वर हेल्ड, आयोजित किए जाते थे थ्रू आउट द ईयर, पूरे सालों भर। एंड एनिमल सेक्रीफाइस, और पशु बलि, एंड वोटिव ऑफरिंग्स, वो पॉपुलर वेज, ये पॉपुलर तरीके थे टू अपीज, खुश करने का, और वर्शिप द गॉड्स, और पूजा करने का देवताओं को, है ना। रिलीजियस लाइफ, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस वर वन ऑफ द यूनिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीस। रिलीजियस लाइफ, एक धार्मिक जीवन, रीतियाँ, ऐसे प्रैक्टिसेस, रिवाज, दे वर वन ऑफ द यूनिफाइंग एस्पेक्ट्स, ये एकीकृत करने वाले, एक करने वाले पहलू थे अब ग्रीस के क्रॉस रीजन्स, हर क्षेत्रों में। एंड पोलिस, जो सिटीज़ या सिटी स्टेट्स थे सच एज एथेंस एंड स्पार्टा, हर जगह जो रिलीजियस लाइफ, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस थे वो यूनिफाइंग फैक्टर थे, सबको बांधते थे, क्योंकि सब एक ही तरह के उस रिचुअल को, प्रैक्टिस को, रिलीजियस लाइफ को फॉलो करते थे। ग्रीक गॉड्स वर इमोर्टल, जो ग्रीक गॉड्स थे वो अमर थे, अमर बींग्स थे, अमर थे। हु पोजेस्ड ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, इनमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ होते थे। एंड वर रिप्रेजेंटेड एज कम्प्लीटली ह्यूमन, और उन्हें पूरी तरह से ह्यूमन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था इन विजुअल आर्ट, वहाँ के विजुअल आर्ट में, पेंटिंग्स वगैरह में। दे वर मोरल एंड इमोरल, पेट्टी एंड जस्ट एंड ऑफन वेन, और ये जो देवता होते थे, कोई नैतिक, को अनैतिक, कोई बड़ा ही नीच तो कोई बड़ा न्यायप्रिय, एंड ऑफन वेन, अक्सर घमंडी होते थे। अच्छा, द गॉड्स वर, मतलब ह्यूमनली क्वालिटीज़ उनमें होते थे। द गॉड्स वर इन्वोक्ड, और भगवानों को याद किया जाता था, आवाहन किया जाता था देवताओं का, टू इंटरवीन, कि वो हस्तक्षेप करें, भाई समस्या आई है तो, एंड असिस्ट करें, सहायता करें, इन ऑल मैटर्स, सभी तरह के मैटर्स में, लार्ज स्मॉल प्राइवेट पब्लिक, सब में, छोटा हो बड़ा हो, निजी हो सार्वजनिक हो, हर तरह के मामले में असिस्ट करें, इसलिए उनके आह्वान करते थे, याद किया जाता था। सिटी स्टेट्स, जो सिटी स्टेट्स या पुलिस, जैसे एथेंस और स्पार्टा की बात हो रही है, क्लेम्ड इंडिविजुअल गॉड्स, वो दावा करते थे, इंडिविजुअल गॉड्स, अपने अपने देवता को का दावा करते थे, गॉडेसेस, देवियों का, एज देयर पेट्रन्स, की वो उनके पेट्रन्स हैं, वो संरक्षक हैं। टेम्पल्स एंड सैंक्चुरीज, मंदिर और इस तरह के पूजा स्थल टू द गॉड्स, जो भगवान को समर्पित थे, वो बिल्ट, बनाए गए इन एवरी सिटी, हर शहर में। मेनी सिटीज बिकेम कल्ट साइट्स, कई तो शहर कल्ट साइट्स बन गए, मतलब एक खास तरह का संप्रदाय वहाँ चल पड़ा, ड्यू टू देयर कनेक्शन विद द गॉड और गॉडेस, क्योंकि उनका कनेक्शन किसी खास
देवी या देवता से हो गया, एंड स्पेसिफिक मिथ्स, कोई खास मिथ्स या मिथोलॉजी से, मिथक या कथा से उनका जुड़ाव हो गया। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द सिटी ऑफ डेल्फी, जो डेल्फी शहर है, वॉज नोन फॉर इट्स ओरेकल, जाना जाता था अपने ओरेकल के लिए, ओरेकल कोई भगवान होगा। एंड सेंचुरी ऑफ अपोलो, और वहाँ पे अपोलो का एक सेंचुरी मंदिर, धर्मस्थल, बिकॉज अपोलो वॉज बिलीव टू हैव किल्ड, क्योंकि माना जाता था कि अपोलो को माना जाता था टू हैव किल्ड, कि उसने मारा था ड्रैगन को, दैट इनहैबिटेड डेल्फी, जो डेल्फी में रहता था उसको मार दिया था। द हिस्ट्री ऑफ द ग्रीक पैंथियन, और जो ग्रीस के इतने सारे देवी देवता थे उनकी हिस्ट्री बिगिंस विद द प्राइमोडियल डीटीज, वो शुरू होता है प्राइमोडियल या शुरुआती डीटीज देवी देवताओं से शुरू होता है। वो कौन से हैं? गाया, मदर अर्थ, पृथ्वी माता, एंड उरेनस, फादर स्काई, और आकाश पिता है। हु वर द पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ 12 जायंट्स, जो पेरेंट्स थे ऑफ द फर्स्ट ऑफ 12 जायंट्स, जो 12 जायंट्स या 12 राक्षस कह लीजिए या बड़े व्यक्ति कह लीजिए, उनमें से पहला जो था उसके वो पेरेंट्स थे, नोन एज टाइटन्स, जिन्हें हम टाइटन्स के नाम से जानते हैं। एमॉन्ग दीज टाइटन्स, और ये जो 12 जायंट्स थे जिन्हें टाइटन्स कहते थे, इन टाइटन्स में वर 6 मेल्स, 6 मेल्स थे पुरुष एंड 6 फीमेल्स थे। द मेल्स वर नेम्ड, और ये जो मेल्स थे उनका नाम था ओशेनस, हाइपीरियन, खियस, क्रायस, लेपिटस एंड क्रोनोस। द फीमेल्स वर नेम्ड, और फीमेल्स का नाम था थीमिस, निमोसिन, टीथिस, थिया, फीब एंड रिया। क्रोनोस इवेंचुअली ओवरथ्रू यूरेनस, क्रोनोस जो था अंततः ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया यूरेनस को पद से, एंड रूल्ड ड्यूरिंग अ मिथोलॉजिकल गोल्डन एज, और एक दंत कथाओं में गोल्डन एज की बात होती है, उस दौरान वो रूल किया। ओवर टाइम, समय के साथ, ही एंड रिया हैड 12 चिल्ड्रन, वो और रिया मिलकर के 12 बच्चे पैदा किए, उनके 12 बच्चे हुए। हु वुड बिकम द ओलंपियन गॉड्स, जो बाद में चल के ओलंपियन देवता बने। हाउएवर, हालांकि, क्रोनोस हर्ड अ प्रोफेसी, क्रोनोस ने सुनी एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी, दैट हिज सन वुड ओवरथ्रो हिम, उसका बेटा उसको ओवरथ्रो कर देगा, पद से हटा देगा, एज इट डिड, जैसा उसने किया टू यूरेनस, यूरेनस के साथ। इन एन एफर्ट टू एवर्ट फेट, इस प्रयास में कि वो बचा ले फेट को, इस भाग्य को बदल दे, ही ऑर्डर्ड रिया, उसने रिया को आदेश दिया टू अलाउ हिम, कि वो अलाउ करे उसको, टू डिवार ईच ऑफ द चिल्ड्रन, को खा जाए हर बच्चे को, अपॉन देयर बर्थ, उनके जन्म के समय। बेस्ट नोन अमॉन्ग द पैंथियन, जो पैंथियन या देवी देवताओं हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट नोन है, सबसे अच्छे से जाने जाते हैं, आर द 12 ओलंपियन गॉड्स, वो हैं 12 ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवता, हु रिसाइडेड ऑन माउंट ओलंपस, जो माउंट ओलंपस पर रहते थे, इन नॉर्दर्न ग्रीस, उत्तरी ग्रीस में। ज़्यूस, द यंगेस्ट सन ऑफ रिया एंड क्रोनोस, रिया और क्रोनोस का जो सबसे छोटा बेटा ज़्यूस था, वॉज हिडन फ्रॉम हिज फादर, उसको छुपा दिया गया उसके पिता से, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्वैलोड, बजाय इसके कि खाए जाने से। वंस ही बिकेम अ मैन, एक बार जब वो मैन बन गया, मतलब बढ़ गया, बड़ा हो गया, ही चैलेंज्ड हिज फादर्स रूल, उसने चुनौती दी अपने पिता के शासन को, फोर्सिंग क्रोनोस, और मजबूर करते हुए क्रोनोस को, टू रीगर्जिटेट द रेस्ट ऑफ हिज स्वॉलोड चिल्ड्रन, कि वो रीगर्जिटेट करे, निगल लिया था ना उसको, उगले वापस, द रेस्ट, जो बाकी उसके स्वॉलोड चिल्ड्रन थे, निगले हुए बच्चों को। दी चिल्ड्रन वर, ये बच्चे थे ज्यूस सिबलिंग्स, ज्यूस के भाई बहन, एंड टुगेदर दे ओवरथ्रू क्रोनोस, और सब मिलके साथ में ओवरथ्रो कर दिए क्रोनोस को, पदच्युत कर दिए, मेकिंग ज्यूस, और बनाते हुए ज्यूस को द फादर, पिता बनाया उन्होंने, ऑफ गॉड्स एंड मैन, कि वो देवताओं और पुरुषों के फादर बने ज्यूस। अब इस कहानी को पढ़ने पे मजा आए तो ऐसा लग रहा है कंस मामा की तरह है ना, कि कंस जो है सब अपने भांजी भांज को खा गया, पता नहीं क्या किया, मार दिया, जो भी किया, वैसा ही। क्रोनोस डिवाउर्ड हिज चिल्ड्रन, क्रोनोस ने खा लिया हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, एट बर्थ, जन्म के समय, बिकॉज, क्योंकि हिज सन वॉज प्रेडिक्टेड, क्योंकि उसका बेटा प्रेडिक्ट किया गया था, टू ओवरथ्रो हिम, कि वो ओवरथ्रो करेगा, हाँ यही बात है, इसीलिए कहा गया था। दूसरा है कि ही डिड नॉट हैव फेथ इन हिज वाइफ, उसको अपने पत्नी में ही भरोसा नहीं था, ये नहीं, इट वॉज अ कल्ट प्रैक्टिस, ये एक सांप्रदायिक रीति थी, टू प्लीज द गॉड्स, देवताओं को खुश करने का नहीं। ही वॉज अ टाइटन हु हेटेड चिल्ड्रन, वो ऐसा एक टाइटन था, 12 टाइटन्स में से एक था जो हेट करता था बच्चों से, ये सब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो निम्नलिखित स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा, अबाउट द ग्रीक गॉड्स, ग्रीक गॉड्स के बारे में, इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है।
दे पोजेस्ड ह्यूमन क्वालिटीज, उनमें ह्यूमन क्वालिटीज होता था, ये बात सत्य है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर इमोरल, पेटी एंड वेन, ये भी सही है। दे वर इन्वोक्ड, इन देवताओं को आह्वान किया जाता था, टू एड इन ऑल मैटर्स, की वो सहायता करे हर मैटर में, सही बात है। ग्रीक गॉड्स वर मॉर्टल्स, वो मॉर्टल्स थे, मरणशील थे, नहीं, यही जो है नॉट ट्रू है। डी। हाउ डिड ज्यूस ब्रिंग बैक हिज सिबलिंग्स, कैसे ज्यूस वापस लाया अपने सिबलिंग्स, भाई बहनों को? बाय चैलेंजिंग एंड सेइंग क्राइस्ट, नहीं, बाय रिवाइविंग देम विद एन एलिक्सिर, उनको रिवाइव कर दिया एलिक्सिर से, मतलब अमृत रस से, जीवन रस से पिलाकर, नहीं। बाय वर्शिपिंग द सैंक्चुरी ऑफ अपोलो, नहीं। बाय मेकिंग क्रोनोस वॉमिट, क्रोनो को वॉमिट करा दिया, द स्वैलोड चिल्ड्रन को उगलवा दिया पुनः, इस तरह से वो अपने सिबलिंग्स को जिंदा लाया। द 12 ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो 12 ओलंपियन देवी देवता थे, वर द चिल्ड्रन ऑफ, वो बच्चे थे किनके? क्रोनोस और रिया के बच्चे थे। एनिमल सैक्रिफाइसेस, पशु बलि, वर मेड टू गॉड्स, दिए जाते थे देवताओं को, देवियों को, टू इनरेज, गुस्सा दिलाने के लिए, इन चैलेंज एंड चुनौती देने के लिए उनको, नहीं भाई। टू अंडरस्टैंड इन नेचर्स मिस्ट्री, नहीं। टू पेसिफाई, शांत करने के लिए, वर्शिप करने के लिए उनको, हाँ यही है, उनको शांत करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। नाउ आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू, राइट? She made Zeus made Kronos regurgitate the rest of the swallowed children। चलिए इसका पैसिव बताइए। ज्यूस ने क्रोनोस को उगलवा दिया, उसको रिगर्जिटेट कराया, द रेस्ट ऑफ दी स्वैलोड चिल्ड्रन, बाकी जो निकले हुए बच्चे थे, उसका पैसिव करना है आपको। She has been appointed the manager of the store। इसमें एरर बताना है कहाँ है, और इसको एक्टिव वॉइस में चेंज भी करना है। I have had breakfast lately today। इसके अंदर भी आपको एरर बताना है। Zeus made Kronos regurgitate the rest of the swallowed children। Make somebody do something, पॉजिटिव स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, कि ज्यूस ने क्रोनोस को रिगर्जिटेट करा दिया, द रेस्ट ऑफ द स्वैलोड चिल्ड्रन, जो बचे हुए निकले हुए बच्चे थे उनको। तो क्रोनोस था ना इसका नाम, क्रोनोस वॉज मेड, पैसिव वॉइस, पास्ट डेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस ऐसे ही बनेगा ना, क्रोनोस वॉज मेड। और जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सिंपल बेयर इन्फिनिटिव सिंपल इन्फिनिटिव बन जाता है। क्रोनोस वॉज मेड टू रीगर्जिटेट, उसे रीगर्जिटेट कराया गया, द रेस्ट ऑफ
द स्वलोड चिल्ड्रन, जो बाकी बचे हुए जो स्वलोड चिल्ड्रन थे उनको रिगर्जिटेट कराया गया, ये होगा पैसिव। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड, उसे अपॉइंट किया गया है द मैनेजर ऑफ द स्टोर, स्टोर का मैनेजर बनाया गया है। ये जो है ना पैसिव वॉइस में लिखा है, इसलिए शी सब्जेक्ट है और द मैनेजर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पर जब इसको एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा तो आप देखेंगे कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे हैव अपॉइंटेड, दे हैव अपॉइंटेड, उन लोगों ने अपॉइंट किया है उसको मैनेजर ऑफ द स्टोर, उन्होंने स्टोर का मैनेजर उसको अपॉइंट किया है। अब देखिए मैनेजर ऑफ द स्टोर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आर्टिकल द नहीं लगता है ना। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट लेटली टुडे, आज मैंने ब्रेकफास्ट देर से किया है, नाश्ता देर से किया है, तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, आपको करना है लेट, देर से। टुडे लेटली मतलब हाल ही में, मतलब अभी कुछ ही दिनों पहले, है ना। The man said that you need not take the charges back. He was compensated. इसमें एरर बताना है। She said, God, please come and help us. ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। Gone are the day when we would gather in the playground and in the evening and have fun. No amount of money can buy my loyalty. Can't it? इसमें भी आपको एरर बताना है। The man said that, उस आदमी ने कहा कि he would not take the charges back, वो आरोपों को वापस नहीं लेगा।
इवन इफ यदि तब भी, यदि ही वॉज कंपेंसेटेड, अगर उसको कंपेंसेट किया जाए तब भी। शी सेड, उसने कहा, गॉड प्लीज कम एंड हेल्प अस, भगवान आओ और हमें हमारी सहायता करो। देखिए, भगवान को याद कर रहे हो, याद करना इन्वोक होता है। शी इन्वोक्ड, गॉड का उसने आवाहन किया, याद किया। एंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हिम। भाई ये एक रीति है कि भगवान को ही बोलते हैं, और जब ही या हिम या हिज बोलते हैं उनका एच कैपिटल ही होता है। शी इन्वोक्ड गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम, और रिक्वेस्ट किया कि आए एंड हेल्प देम, और उन लोगों की सहायता करें। यहाँ था हमारी सहायता करो, अब हम बोल रहे हैं तो बोलेंगे उनकी सहायता करने के लिए वो बुला रहे थे। शी इन्वोक्ड गॉड, उसने गॉड को इन्वोक किया, आवाहन किया, बुलाया, एंड रिक्वेस्ट किया उनसे टू कम, आने के लिए, एंड हेल्प देम, उनकी सहायता करने के लिए। गॉन आर द डे, जब आप कह रहे हैं गॉन आर द डे, एक्चुअली ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इन्वर्जन है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक इडियोमेटिक स्ट्रक्चर है। गॉन आर द डेज, चले गए हैं वो दिन, अब नहीं रहे वो दिन। तो द डे नहीं, द डेज प्लुरल, तभी तो आप यहाँ आर बोल रहे हैं। गॉन आर द डेज, वो दिन नहीं रहे अब। व्हेन वी वुड गैदर, जब हम इकट्ठा होते थे, इन द प्लेग्राउंड, मैदान में, इन द इवनिंग, शाम को, एंड हैव फन, और मज़ा किया करते थे। देखिए, वुड गैदर, इकट्ठा हुआ करते थे, वुड हैव फन, मज़ा किया करते थे। वुड से आप पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यूजुअल एक्शन को बोल सकते हैं। नो अमाउंट ऑफ मनी, कोई भी अमाउंट नहीं पैसे का, कैन बाई, खरीद सकता है, माई लॉयल्टी, मेरी वफादारी। कांट इट, खरीद सकता है ये। भैया आपने कह दिया नो अमाउंट, नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ अफर्मेटिव होना चाहिए था ना। कैन इट, खरीद सकता है ये, क्वेश्चन टैग। ठीक है, आइए और आपसे सवाल पूछते हैं। शी हैज़ बिन accused of stealing data. इसमें दो चीज़ करना है, एरर करना है और इसका वॉइस चेंज करना है, दोनों करो आप। A good deal of studies have been carried away a good deal of studies have been carried away to understand this phenomenon. इस phenomenon को समझने के लिए बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। बाय सोशल साइंटिस्ट द्वारा, समाज विज्ञानियों द्वारा। इसमें भी आपको एरर बताना है और वॉइस चेंज करना है। Let us meet him in person. I said to my colleagues. मैंने अपने कलीग से कहा। डायरेक्ट स्पीच से इसको इनडायरेक्ट स्पीच में
ट्रांसफॉर्म करना है। It is not easy for anybody to do what he has done. इसमें एरर भी बताना है और वॉइस भी चेंज करना है। She has been accused of stealing data. उस पे आरोप लगाया गया है डेटा चुराने का। इसका पैसिव क्या हो जाएगा कि दे हैव अक्यूज्ड, उन लोगों ने आरोप लगाया है हर, उस पर, दे हैव अक्यूज्ड हर ऑफ स्टीलिंग डेटा, डेटा चुराने का आरोप लगाया है। अ गुड डील ऑफ स्टडीज, अ गुड डील ऑफ जो है ना ऐसा डिटर्मिनर है जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, इसलिए गड़बड़ा गया। लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेनी, कुछ भी करिए। मेनी स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट, बहुत सारी अध्ययन को अंजाम दिया गया है, कैरी आउट किया गया है समझने के लिए दिस फिनोमिनन, इस फिनोमिनन को, बाय सोशल साइंटिस्ट द्वारा। अब इसको अगर आप एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो बोलेंगे कि सोशल साइंटिस्ट हैव कैरिड आउट, सोशल साइंटिस्ट ने अंजाम दिया है मेनी स्टडीज, कई सारा अध्ययन, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, दिस फिनोमिनन, इस फिनोमिनन को। दिस फिनोमिनन, लेट अस मीट हिम इन पर्सन, आइए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। मैंने अपने कलीग से कहा, तो आई प्रपोज्ड, मैंने प्रस्तावित किया, सजेस्टेड, सुझाव दिया, टू माई, प्रपोज टू नहीं होता है, सजेस्टेड टू हो सकता है, प्रपोज नहीं। आई सजेस्टेड टू माई कलीग्स, मैंने अपने कलीग्स को सुझाव दिया, आई प्रपोज दैट we should meet, या we meet। आपको मालूम है propose या suggest ऐसे बहुत सारे verbs हैं जिनके बाद जो that clause आता है, उस that clause में जो that clause में जो verb component होता है वो should होता है या bare infinitive होता है। I suggested to my colleagues that we should meet, या we meet him in person, कि हम लोग उनसे जाके व्यक्तिगत रूप से मिलें। ये आपको बताया कि नहीं कि propose, suggest, request, order, demand, require, ऐसे बहुत सारे verbs हैं, बहुत सारे ऐसे nouns और adjectives भी हैं जिनके बाद हम जो that clause लगाते हैं उस that clause में should plus bare infinitive या केवल bare infinitive का इस्तेमाल करते हैं, इसको present subjunctive कहते हैं। It is not easy, आसान नहीं है, for anybody, किसी के लिए भी, to do, करना, what he has done, जो उसने किया है। It is not easy, आसान नहीं है, for anybody, किसी के लिए भी, to do, करना, what he has done, जो उसने किया है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, it's correct, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वॉइस चेंज कर सकते हैं कि it is not easy for what he has done। इसका पैसिव बनेगा लेकिन बड़ा अटपटा बनेगा, इसलिए इसके पैसिव बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है।
अभी जिस रूप में इट्स करेक्ट है, फाइन है, अच्छा है. So that's it for today. I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye bye.